हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई अनंत। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज को पढ़ने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं जो हमारा वाटर है वो क्या है, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे जैसे कि हमारे सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, हमारी एयर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसी तरीके से वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब ये अभी खत्म नहीं होने वाला है, ये अपने आप रिन्यू होता रहता है। अगर हम बात करें हमारे अर्थ के सरफेस पर, तो हमारी अर्थ में 3/4 जो सरफेस है वो सिर्फ और सिर्फ पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और उसमें भी बहुत कम प्रोपोर्शन ही है जिसमें हमको फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि 96.5% ऑफ ऑल द अर्थ्स वाटर इज कंटेन्ड विद इन द ओशंस एज सॉल्ट वाटर। मतलब सिर्फ आपको समुद्र के एरिया में जो पानी देखने को मिलता है वही कवर कर लेता है पूरे पानी का 96.5%, जो कि खारा पानी है जिसको हम यूज नहीं कर सकते। और अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी भी अगर हमारे पास हो तो वो बहुत महंगी होगी कि हम समुद्र के पानी में से नमक को अलग कर पाए और उसको अपनी डेली लाइफ के लिए यूज कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमको डिपेंड होना पड़ता है जो भी हमारे फ्रेश वाटर सोर्सेस बचे हैं, जो कि सिर्फ 3.5% है। और इसमें भी 3.5% जो फ्रेश वाटर है हमारा, उसमें भी आपको 70% जो पानी है वो फ्रोजन वाटर है। ठीक है, वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है जिसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और बचते हैं फिर बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में हमारे पास, जैसे रिवर्स हो गई, हमारी लेक्स हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया। लेकिन ये भी हमारे जिस तरीके से आज हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये पानी भी हमारे लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि आज भी हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन कई कई जगह ऐसी है जहां पे लोगों के पास पानी की कोई कमी नहीं है, दिल से पानी का यूज कर रहे हैं, आराम से पानी का वेस्टेज भी वहां पे हो रहा है। तो हमको पानी के वेस्टेज को तो रोकना ही चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रेश वाटर की। तो फिर से हम यहाँ पे बताते हैं कि 70% जो हमारा फ्रेश वाटर है वो हमारा आइस शीट्स की फॉर्म में, जो कि अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स में या ग्रीनलैंड में आपको देखने को मिलता है, या फिर कुछ पहाड़ों के ऊपर भी हमारे जो बर्फ जमी रहती है उस फॉर्म में हैगा। लेकिन लेस देन 30% पानी की अगर बात करें तो वो है आपका फ्रेश वाटर सोर्स तो है, लेकिन उसमें से कुछ ग्राउंड वाटर में है, कुछ आपका लेक्स में है, कुछ रिवर्स में है। ठीक है, तो वो 30% से भी कम अमाउंट है पूरे फ्रेश वाटर में। तो अगर देखा जाए तो 3.5% फ्रेश वाटर पूरी अर्थ पर है, ओशनिक वाटर को छोड़कर। और उस 3.5% में भी, उन फ्रेश वाटर में भी 70% वो हिस्सा है पानी का जो ग्लेशियर्स की फॉर्म में, जो माउंटेन के ऊपर बर्फ जमी हुई उस फॉर्म में, उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो 3.5% में से भी सिर्फ 30% को हम यूज कर पा रहे हैं एज अ ग्राउंड वाटर, या फिर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सब में से यूज हम करते हैं। और अगर हम बात करें हमारे वाटर रिसोर्स की, तो हम सब जानते हैं कि ये कंटिन्यूअस रिन्यू हो जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपको आसपास देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में वाटर वेपर्स कन्वर्ट होती है। वाटर साइकिल आप सभी जानते हैं, पानी गिरता है, फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर पानी गिरता है। इस तरीके से एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो हमारे आसपास चल ही रही है। इसी कारण जो हमारा पानी है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। उसके बाद अगर हम देखें सम फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है, अगर हम ग्लोबली बात करें, पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें, तो जितनी भी प्रेसिपिटेशन होती है, फॉर एग्जांपल रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है, तो उन सभी में 4% हमारे इंडिया में होती है। और हमारा इंडिया 133rd पोजीशन पर आता है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम के अकॉर्डिंग। और एक और फैक्ट यहाँ पे पता चलता है कि अगर 2025 की हम बात करें, तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा चुका है कि 2025 तक इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन कंट्रीज को और उन रीजन्स को ज्वाइन कर लेगा जहां पर आपको एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। मतलब बहुत भारी पानी की कमी देखने को मिलती है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो चुकी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होने वाली है आने वाले 5 सालों के अंदर। तो इससे भी हमको एक मैसेज मिलता है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है और हमें पानी को बचाने के लिए बहुत सारे कदम उठाने होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वाटर स्कैर्सिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं इसको। तो अभी ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक डेजर्ट एरिया की एक पिक्चर, और वहां पे पानी की कितनी दिक्कत है आप इस पिक्चर से ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये एक पर्सन आपको इसमें दिख रहा है, किस तरीके से पानी अपने शोल्डर पर वो कंटेनर पानी का लेके जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत होगी इस एरिया में। तो यहाँ पर हमको बताया गया है वाटर स्कैर्सिटी की डेफिनेशन के बारे में। तो द लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड इन अ रीजन। मतलब एक रीजन की हम बात करते हैं, एक रीजन में 100 लोग रहते हैं। अब उस 100 लोगों में कितना सारा पानी लगेगा, लेकिन पानी वहां पे से मिल रहा है 20 लोगों के लायक। तो हम बोल सकते हैं कि इस रीजन में वाटर स्कैर्सिटी है। ठीक है, या फिर एक और इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, वाटर स्कैर्सिटी मींस शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी होना।
एंड इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और ड्रॉट प्रोन एरियाज, मतलब जिन एरिया में पानी कम गिरता है, बारिश बहुत कम होती है, लो रेनफॉल रिकॉर्ड करी जाती है, या फिर वहां पे जनरली सूखा देखने को मिलता है, तो ऐसे एरियाज में हम बोलते हैं कि इन एरियाज में वाटर स्कैर्सिटी है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि वाटर स्कैर्सिटी के क्या प्रमुख कारण हैं। तो सबसे पहला जो कारण है ना कि पानी की कमी क्यों हो रही है आज हम लोगों के आसपास, वो है कि लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। हमारा इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर द चाइना। और ऐसा भी हम बोल चुके हैं कि आने वाले सालों में हम चाइना को भी पीछे कर देंगे हैं। और पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ रही है, पानी तो उतना ही रहेगा ना, पानी तो नहीं बढ़ सकता। और पानी में भी आपने अभी देखा ही है कि हम अराउंड 3% के आसपास फ्रेश वाटर के आपके पास सोर्सेस हैं, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन ऐसी बढ़ती रहेगी तो भले आज कितना पानी हो, आने वाले 20 साल के बाद जो पानी आज है वो भी हमारे लिए कम हो जाएगा, पानी की शॉर्टेज हो ही जाएगी। तो सबसे बड़ा रीजन अगर हम देखते हैं तो वो है लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन तेजी से नहीं बढ़ेगी तो शायद हम लोगों को पानी की दिक्कत भी ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो सेकंड एक और रीजन आता है वो है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये भी कहीं ना कहीं पानी की कमी का एक रीजन बन चुका है, बिकॉज वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। मतलब क्या है, एग्रीकल्चर के लिए भी कई बार हम लोग पानी का बहुत ज्यादा ही यूज कर देते हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो तो हम पानी की उसमें कमी नहीं होने देते हैं, ठीक है। और हम लोग हद से ज्यादा उसका इरिगेशन कर देते हैं, जिससे फसल को तो कई बार नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। साथ ही साथ इतना इंपॉर्टेंट जो हमारा एक रिसोर्स है जिससे हमारी अर्थ पर लाइफ है ना, वो उस रिसोर्स को भी हम कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सूखे एरियाज में है ना, जहां पे ड्राई एरियाज होते हैं, वहां पे पानी की कितनी दिक्कत होती है, तो वहां पे खेती करने के लिए भी हमें पानी की काफी डिमांड वहां पर रहती है। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, पानी का ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे वाटर रिसोर्सेस में शॉर्टेज जो आज देखने को मिल रही है उसका एक रीजन बन चुका है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन इसको तो हम आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर हम लोग मेजर्स उठाएं। जैसे हम लोग स्प्रिंकल्स तो यूज कर ही सकते हैं हमारे खेतों में, ठीक है। और आगे अब देखते हैं हम। तीसरा सबसे बड़ा रीजन अब आता है अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण। आप देख सकते हैं आज जिस जगह पर आप रह रहे होंगे, आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि आज से 50 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। आज से 50 साल पहले तो यहाँ पे खेती हुआ करती थी, लेकिन आज उस जगह का नक्शा ही बदल गया है बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन। शहरीकरण हो गया है, ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर करके शहरों में जा जाके बस जाते हैं, फ्लैट्स खरीद लेते हैं, वहां रहने लगते हैं। अब जब लोग जाके उस जगह पर रहने लगेंगे तो वहां पे पानी की जरूरत होगी। तो पानी कहीं ना कहीं इस फॉर्म कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन के कारण भी पानी के जो हमारे तरह तरह के जो सोर्सेस हैं, है ना, तो उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, ठीक है। और उसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है। भाई जहां पर अर्बनाइजेशन होगा वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होना ही होना है। इन दोनों के कारण भी पानी की डिमांड में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। तो शहरीकरण भी बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों आज पानी की इतनी स्कैर्सिटी हो रही है। उसके बाद अगर बात करें द क्वालिटी ऑफ वाटर, तो आप जानते हैं कि हमारे आसपास का जो पानी है, अगर हम पुराने समय की बात करें तो पानी बहुत साफ दिखाई दिया करता था। आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि आपके बचपन के समय में, आपके समय में पानी कैसा रहता था। आपने अक्सर सुना होगा कि आज आपकी गंगा नदी बिल्कुल काली पड़ गई है, गंदी हो गई है, लेकिन एक समय था जब गंगा नदी बिल्कुल ब्लूइश दिखती थी, है ना। कई सारी नदियों की यही कहानी थी, ठीक है। लेकिन आज अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है, आज रिवर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। गंगा रिवर की तो आप अगर देखें तो गंगा रिवर इस समय तो पीने के लिए भी गंगा का पानी सेफ नहीं है, इतने ज्यादा उसमें केमिकल्स पाए गए हैं जो कि साइंटिफिक तरीकों से हमने पता किए हैं। तो ये आज का समय है, तो पानी की क्वालिटी कंटिन्यूअसली डिटेरिएट कर रही है, उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। कारण क्या है, पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब डोमेस्टिक वेस्ट नदियों में छोड़ देते हैं, आसपास के पानी के सोर्सेस में छोड़ दिया जाता है, तालाबों में, नदियों में, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं ये फाइनली हमारी नदी तक पहुंच ही जाते हैं। पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए तो हमारे पानी की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं। एक्सेसिव यूज हो रहा है वाटर का हमारी इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा ही पानी का यूज होता है इंडस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की, तो हम डैम से जो बिजली बना रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पानी का बहुत यूज है, ठीक है। अब तो पानी का यूज तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी का यूज आपको देखने को मिलता है।
ओवर एक्सप्लॉइटेशन जनरली अर्बन एरियाज में भी बहुत देखने को मिल रहा है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मीन अगर आप अपनी कार को 4 बाल्टी पानी में धो सकते हैं, लेकिन लोग उसमें पाइप लगाएंगे, बहुत अच्छे से अपनी कार साफ करेंगे, भले ही 50 बाल्टी पानी आपका खर्च क्यों ना हो जाए। तो ये अर्बन एरियाज की एक छोटी सी कहानी ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो सभी रिसोर्सेज को अगर हम साइड में रखें, अगर सिर्फ बात करें ग्राउंड वाटर की, तो ग्राउंड वाटर जो हमारे जमीन के अंदर का जो पानी है, उसका भी बहुत ओवर एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिल रहा है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पंपिंग आउट मोर वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, है ना, मतलब जमीन के अंदर से उतना पानी हम निकाल ले रहे हैं जितना कि जमीन के अंदर स्टोर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसके कारण हमारी जो पानी की अवेलेबिलिटी है जमीन के अंदर, वो भी क्या हो रही है, एडवर्सली इफेक्ट उसमें आपको देखने को मिल रहा है। एंड दिस इन टर्न विल अफेक्ट अवर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। आप सभी जानते हैं गांव एरियाज में जहां पे नहर नहीं निकली है किसी गांव के बगल से, वहां पे तालाब भी नहीं है, तो लोग वहां पे क्या करते हैं, लोग वहां पे क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर को यूज करने के लिए वहां पे ट्यूबवेल को खुदवाया जाएगा, बोरिंग वहां पे करी जाएगी ताकि वहां से पानी निकालें। ठीक है, और वहां से पानी निकाल के वो लोग अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। लेकिन अगर हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोगों को इतनी जरूरत नहीं है ग्राउंड वाटर की, अगर हमारे आसपास सप्लाई हो रहा है पानी तो उससे भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन जनरली शहरों में भी लोग अब क्या करने लगे, ट्यूबवेल, अपने अपने घर में ट्यूबवेल लगवा लेते हैं, मोटर चालू करी, पानी आ गया, ठीक है, हमने तो यूज कर लिया। लेकिन हमसे ज्यादा जरूरत तो उन किसानों को है जो जिस जिस गांव में वो रहते हैं, वहां पे पानी की काफी दिक्कत है। ट्यूबवेल के सहारे वो लोग अपनी खेती कर रहे हैं, इरिगेशन करते हैं। तो हम लोग अगर ग्राउंड वाटर को ऐसे एक्सप्लॉइट करेंगे तो फिर उनको भी ग्राउंड वाटर में कमी देखने को मिलेगी, उनको बड़ी दिक्कत होगी, और कहीं ना कहीं फिर हम लोगों को एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन होगी वो डाउन हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी जो हम लोगों की है वो भी डाउन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ओवर एक्सप्लॉइटेशन ग्राउंड वाटर का भी हो रहा है। एंड नाउ वी विल डिस्कस द मेन कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका डोमेस्टिक वेस्ट, देन सेकंड नंबर पे आप बोल सकते हैं अर्बन सीवर्स हो गए, और इंडस्ट्रियल वेस्ट तो होते ही होते हैं साथ ही साथ, है ना, जिसको हम लोग पानी के जो अलग अलग सोर्सेस होते हैं, नदियां हो गई, तालाब वगैरह को, इसमें हम लोग ड्रेन कर देते हैं। जो हमारा केमिकल वाला जो पानी हो गया, जो भी इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है ना, उसको बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट दिए हुए ही हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर खुले एटमॉस्फेयर में, हमारे लैंड वाले पार्ट में, विदाउट एनी प्रॉपर ट्रीटमेंट हम लोग उसको ड्रेन कर देते हैं। इसके कारण भी वाटर पॉल्यूशन तो आपको देखने को मिलता ही है। और वैसे भी इंडस्ट्रीज तो हर तरीके का पॉल्यूशन करती है। आपको एयर पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज करेंगी, इंडस्ट्रीज आपका वाटर पॉल्यूशन करेगी, कई बार तो साउंड पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है इंडस्ट्रीज के आसपास के एरियाज में। तो ये तीन तो आपने अभी मेन कारण देख लिया, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी हैं, जैसे कि इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल एफ्लुएंट्स होते हैं, और कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर से भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन करती हैं। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज की अगर बात करें, जैसे कि रिलीजियस रिचुअल्स जो कि बहुत फेमस है हमारे इंडिया में, है ना, पूजा पाठ वगैरह करी, जो भी फूल माला जो भी बचती है वो जाके नदियों में कहते हैं कि विसर्जन करना है, ठीक है, नदियों में जाके छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी पानी को गंदा करता है। इमर्जिंग ऑफ आइडल्स आप जानते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी के समय में, गणेश जी के समय में हम लोग गणेश जी को ले जाके पानी में फाइनली लास्ट डे उनको इमर्स कर देते हैं। दुर्गा पूजा भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है बंगाल वगैरह में, तो ये भी कहीं ना कहीं पानी जो है हमारा उसको कहीं ना कहीं गंदा जरूर करते हैं। तो कुछ ना कुछ मेजर्स आजकल वैसे लोग ले रहे हैं, जैसे कि आप इको फ्रेंडली मूर्तियां आजकल बनने लगी हैं, ताकि जो कि कंप्लीटली मिट्टी की बनी होती है, तो पानी को उतना नुकसान नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन की। तो यहाँ पे क्लियरली बताते हैं कि सबसे पहला मेजर तो यही है कि डू नॉट ओवर ड्रॉ द ग्राउंड वाटर, मतलब उसको हद से ज्यादा यूज मत करो, मत निकालो ग्राउंड से बाहर उस पानी को। रिचार्ज इट बाय टेक्निक्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और उल्टा हमें क्या करना है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करना है कुछ टेक्निक्स का यूज करके, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको अभी हम आने वाले थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। टैपिंग रेन वाटर इन रिजर्वायर्स, मतलब रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है उसको हम लोग रिजर्वायर्स में, छोटे मोटे जो हम तालाब वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं ना, उसमें हम स्टोर करें। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो ये हमको यहाँ पे बताया गया है। आप अवॉइड करो, पानी की वेस्टेज को अवॉइड करो हर लेवल्स पे जितना आप कर सकते हो।
पूरी कोशिश करो आपकी पानी को आप पॉल्यूट ना करो। एडॉप्टिंग वाटर कंजर्विंग टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जनरली उतना ज्यादा आपको वहां पे पानी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं देखने को मिलेगा अगर आप इरिगेशन के कुछ टेक्निक्स को यूज करें, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन। मतलब पानी को बूंद बूंद करके हम प्लांट्स को प्रोवाइड करेंगे। पानी को बूंद बूंद करके प्रोवाइड करने से क्या होगा, प्लांट हमारा सूखेगा भी नहीं, पानी का हमारा वेस्टेज भी नहीं होगा, हमारी जो प्लांट के आसपास की सॉइल है वो भी क्या बनी रहेगी, मॉइस्ट वो बनी रहेगी। स्प्रिंकलर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल स्प्रिंकलर्स आप शायद आप सभी ने देखा ही होगा, है ना। जैसे गार्डन में हम लोग पानी देते हैं तो आपको बस नल चालू करना है, लेकिन वो पूरे गार्डन में आपके पानी को स्प्रिंकल करता है ना। और ये जो जनरली हम बात कर रहे हैं ना इरिगेशन टेक्निक की, स्पेशली ड्राई एरियाज के लिए तो ये बिल्कुल मस्ट हो जाता है कि वो सूखे जो एरियाज है वहां पर आप इरिगेशन टेक्निक्स यूज करो, ड्रिप इरिगेशन यूज करो, स्प्रिंकलर्स को यूज करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं पानी को कंजर्व कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करो, ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज मत करो, उसको रिचार्ज करो, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से टैपिंग रेन वाटर इन रिजर्वायर्स, पानी को बारिश के पानी को रिजर्वायर्स में इकट्ठा करना है। उसके बाद पानी के वेस्टेज को हमें पूरा रोकना है, पानी को हमें पॉल्यूट नहीं करना है, और इरिगेशन टेक्निक्स का हमको यूज करना है। तो ये हमने अभी रिवाइज किया, इसको चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। अच्छा ये देखिए, ये अभी हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, आपका एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है और आपको ना एक पाइप उसके बगल से निकला हुआ है, और उस पाइप में से सिर्फ ड्रॉप ड्रॉप करके पानी की बूंदें गिरेंगी, है ना। इससे क्या होगा, पानी को बहुत बड़े लेवल पे आप कंजर्व कर सकते हैं। आपका इरिगेशन का भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी, प्लांट भी आपका नहीं सूखेगा। इस तरीके से होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। और ये है हमारे स्प्रिंकलर्स। तो आप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है आपका स्प्रिंकलर्स, ठीक है। स्प्रिंकलर्स क्या करते हैं, पानी को ज्यादा से ज्यादा एरिया में कम से कम पानी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे नमी बनाए रख सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पानी को कंजर्व करने में। तो ये है स्प्रिंकलर्स, और अभी हमने देखा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डैम्स। तो यहाँ पे डैम की डेफिनेशन दी गई है, डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। मतलब बहते हुए पानी के लिए एक बैरियर का जो काम करता है उस चीज को हम बोलते हैं डैम। एंड दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो। मतलब ये पानी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, किसी और डायरेक्शन में आप पानी के फ्लो को टर्न करवा सकते हैं, और पानी के फ्लो की स्पीड को आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम्स। एंड कई बार आप डैम्स को एक रिजर्वायर की तरह भी यूज करते हैं, है ना। लेक की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, इंपाउंडमेंट की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखता है हमारा डैम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डैम क्या करता है, जैसे ये रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। पीछे तरफ आपको एक ऐसा लगेगा बिल्कुल एक रिजर्वायर की तरह दिख रहा है, लेकिन आपने डैम का थोड़ा सा हिस्सा ओपन कर दिया, गेट थोड़े से ओपन कर दिए, पानी धीरे धीरे फ्लो होता जा रहा है। इस पानी के फ्लो को आप कम भी कर सकते हो, आप ज्यादा भी कर सकते हो। डैम बनाने से क्या होगा, आपके आसपास के एरिया में आप पानी को कहीं ना कहीं बहने से रोक रहे हो, या फिर उसके बहाव को कम कर देते हो। नदी के बहाव को आपने कम कर दिया है, उस पानी को आप नहरों की हेल्प से आसपास के एरिया में सप्लाई कर सकते हो। तो डैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे देखते हैं, चलिए अब देखते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक नदी है, उस नदी पे हमने कहीं पे डैम का कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन उसमें सिर्फ डैम का कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उस नदी के फ्लो को रोक रहे हैं और हम वहां पे कुछ नहीं करते हैं। तो इसको हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन एक और नदी है जिसके ऊपर हमने डैम का कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन डैम के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी कर रहे हैं, बिजली भी उसमें बनाई जा रही है, आसपास के एरिया में बिजली की सप्लाई करी जा रही है। उससे हम लोगों ने पानी की सप्लाई का सिस्टम बना दिया, नहरों में पानी की सप्लाई करी जा रही है, उसी डैम के पानी को यूज करके आसपास के एरिया में पानी की सप्लाई करी जा रही है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिसमें पानी जो हमारी रिवर है उसमें पानी के फ्लो को स्लो करने के साथ साथ, बढ़ाने के साथ साथ बिजली बना लेना, आसपास के एरिया में पानी की सप्लाई भी हो जाए, नहरों में पानी की सप्लाई दे दी जाए। तो ये सब कहीं ना कहीं मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल्स में देखे जाते हैं। अब मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट में लार्ज डैम्स का जनरली यूज किया जाता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, आसपास में एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए इरिगेशन करने के लिए पानी की सप्लाई कर देते हैं आसपास। और इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं द सतलुज बेस रिवर बेसिन एंड द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। तो हमारे इंडिया की बात हम अभी कर रहे हैं।
तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स को आगे देखते हैं। इसमें बताया, अच्छा ये देखिए, ये जो हम अभी पिक्चर देख रहे हैं ये है भाखरा नंगल डैम, जो कि हमारे इंडिया में है। तो ये भी एक मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें रिवर के फ्लो को तो शायद आप रोक ही रहे हैं कहीं ना कहीं, रिवर जो भी पानी उसके फ्लो को तो आप रोक ही रहे हैं, साथ साथ काफी सारी चीजों के लिए इस डैम का यूज किया जाता है। और आगे हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी सारी चीजों के लिए मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं इसको, काफी सारे पर्पस के लिए हम इन डैम को यूज कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे इरिगेशन, जिसमें हम लोग कैनल्स वगैरह को पानी सप्लाई करने के लिए डैम का यूज कर लेते हैं और आसपास के एरिया में भी पानी की सप्लाई करते हैं। वाटर सप्लाई आपको डोमेस्टिक एरिया, डोमेस्टिक कामों के लिए वाटर सप्लाई करी जाती है। इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पानी की सप्लाई करी जाती है। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं डैम बनाने से हम फ्लड को रोक सकते हैं। मान लीजिए बहुत तेज पानी गिर रहा है, काफी बड़ा अगर डैम है, तो डैम के आगे का जो एरिया, वहां पे हम लोग अगर हम डैम को बंद कर दें, डैम के दरवाजों को बंद कर दें, तो पानी का फ्लो हम धीरे धीरे छोड़ सकते हैं पानी को, और उससे क्या होगा, आगे के एरियाज में बाढ़ देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं डैम फ्लड को कंट्रोल करने में। लेकिन हाँ, कई बार डैम का अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, डैम ब्रेक हो जाता है, डैम टूट जाता है आपका, और बहुत बड़े अमाउंट में आपको डिवास्टेशन देखने को मिलता है। उसके बाद इनलैंड नेविगेशन भी यहाँ पे बताया गया, आप इनलैंड नेविगेशन का भी यूज कर सकते हैं, नाव वगैरह आप चला सकते हैं, डैम हो गया, ठीक है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह आप वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, और फिश ब्रीडिंग भी आप कर सकते हैं, डैम में आप मछली पालन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपने अभी समझा। अब अगर बात करें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के, जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी चीज का एडवांटेज है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज जरूर होते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में अगर बात करें तो जनरली क्या होता है, जो हमारी रिवर का जो कुदरती जो फ्लो होता है ना, उसको कहीं ना कहीं हम लोग रोक देते हैं, जिसके कारण सेडिमेंट्स का जो फ्लो होता है, जो हमारी नदियां होती हैं, जो मिट्टी वगैरह अपने साथ सेडिमेंट्स लेके बहती हैं, है ना, वो सेडिमेंट्स आगे के एरियाज में नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट का फ्लो बहुत रुक जाता है, और रिजर्वायर के बॉटम में जनरली सेडिमेंट्स क्या होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, आगे तक नहीं जा पाते। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इट डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट फॉर द रिवर्स एक्वाटिक लाइफ, मतलब जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं, नदियों के अंदर जो मिलते हैं, अब आपने पानी का फ्लो रोक दिया तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा ये असर करता है, ठीक है। तो एक्वाटिक लाइफ को भी कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जिस जगह पर आप लोग डैम का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो वेजिटेशन होता है, वहां के आसपास के जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, वहां के आसपास के जो वनस्पति वगैरह होते हैं, कई बार, और जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है ना, वो कई बार क्या होती है, पूरी तरीके से पानी में ही डूब जाती है, क्योंकि आप रिवर के फ्लो को रोक रहे हैं। तो इतना कंफर्म है कि रिवर जब बह रही थी, आप डैम बना दिया, तो रिवर जब उसका फ्लो रोक दोगे तो रिवर थोड़ी हाइट गेन करने लगेगी, मतलब आसपास का एरिया थोड़ा वहां पे डूब 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 सा जाएगा। तो इससे भी काफी नुकसान होता है, वहां पर वेजिटेशन को काफी नुकसान पहुंचता है। और लोकल पीपल जो होते हैं वहां के डैम के आसपास के, वो जनरली वो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, उस जगह से ही परमानेंटली वहां से वो मूव कर जाते हैं। तो काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। और कई बार यहाँ पे क्लियरली बता बता दिया गया है कि डैम का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा फ्लड को रोक पाएंगे। कई बार इतना ज्यादा पानी गिर जाता है कि डैम भी अनसक्सेसफुल प्रूव हो जाते हैं, फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। एंड अगर बात करें कि जो हमारे नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, डैम आपने बनाकर रखा है, अब आपने डैम में इतना सारा पानी आपने उतना उसको फ्लो को रोक दिया है, डैम के पीछे आपने रिजर्वायर जो बना है, बहुत ज्यादा पानी है वहां पे, अर्थक्वेक आ गया, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपके डैम में क्रैक्स वगैरह आ गया, अगर आपका डैम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उतना सारा पानी जब एक साथ आप छोड़ देंगे तो आगे के जो एरिया होंगे वहां पे बहुत ज्यादा तबाही मच जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कहीं ना कहीं डैम्स का, अगर अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है तो काफी नुकसान होता है। वाटर पानी से होने वाली डिसीजेस भी कई बार देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब पानी के फ्लो को आप रोक देते हैं तो वहां पे कई बार पानी की क्वालिटी भी खराब सी हो जाती है, क्योंकि देखिए जो बहता हुआ पानी होता है वो जनरली थोड़ा फ्रेश होता है। अगर आप पानी के फ्लो को बहुत रोक देंगे तो पानी में आपको क्वालिटी में थोड़ा, उसमें आप पानी की जो क्वालिटी है वो थोड़ी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कई बार लोग क्या करते हैं, इसके खिलाफ आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि देखिए फायदे तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं, ठीक है। तो इन नुकसान के डर के कारण लोग क्या कर देते हैं, पूरा कोशिश करते हैं कि कोई अगर प्रोजेक्ट चालू होने वाला है तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे
ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे ही मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए ऐसे दो आंदोलन चले थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक था टेहरी डैम आंदोलन। इसमें भी कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए जाने वाले थे नदियों पर, इन डैम डैम वगैरह पर। तो क्या हुआ, इनको रोकने के लिए लोगों ने काफी आवाज उठाई, एंड दिस इज ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। और क्या हुआ, क्या लोग जो वहाँ की कम्युनिटीज थी, बहुत ज्यादा लोग थे, वो डिस्प्लेस होने लगे। तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था कहीं ना कहीं, है ना। तो इसके कारण भी ऐसे कुछ मूवमेंट्स चलाए जाने लगे कि आप यहाँ पे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स मत बनाइए, है ना। और अगर देखें तो ये जो हमारी नदियां होती है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ठीक है, बहुत कॉमन हो चुका है। सबसे प्यारा इसका एग्जांपल अगर हमारे इंडिया में देखें तो एक है हमारी कावेरी रिवर। सदर्न इंडिया में ये रिवर फ्लो करती है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में से ये रिवर निकलती है। तो जनरली ना कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में काफी, इसके पीछे काफी लड़ाई झगड़ा होता रहता है वहां की गवर्नमेंट्स के बीच में। ठीक है, ये जो नदी है सबसे पहले कर्नाटका की तरफ से आती है और फिर तमिलनाडु की तरफ फ्लो करती है। तो कर्नाटका में इसके ऊपर डैम बना दिया गया है, और वो लोग क्या करते हैं, कावेरी नदी के पानी को रोक देते हैं। अब कावेरी नदी के पानी को रोक देते हैं तो तमिलनाडु के लोगों को पानी नहीं मिलता है, तो फिर वो लोग लड़ाई करने लगते हैं। ठीक है, तो ये रिवर कई बार बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है दो स्टेट्स के बीच में। तो इसको आज इतना ही डिस्कस करेंगे। अब हम लोग मूव करने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बारिश के पानी को हम लोगों को बचाना है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस चीज से क्या रिफर करता है, ये हमें बताता है प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट फॉल्स। मतलब जहां पे भी बारिश का पानी गिरे जिस भी सरफेस पे, उसको आप लोग क्या कर लो, उसको आप लोग स्टोर कर लो आगे के लिए यूज करने के लिए। ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक पिक्चर आप देख सकते हैं, छत के ऊपर पानी आ रहा है, पाइप की हेल्प से हमने रेन वाटर स्टोरेज की तरफ लेके गए, फिर वहां से हमने और इसको सैंड फिल्टर करते हुए मेन टैंक है जो कि कंक्रीट का बना हुआ है जमीन के अंदर, तो वहां पे हमने पानी को स्टोर कर लिया। तो इसको अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं पहले कि अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, हिल और माउंटेनियस रीजन्स की, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पे अगर हम ट्रेडिशनल, उन लोगों ने किसको अपना लिया, ट्रेडिशनल मेथड को अपना लिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। ये लोग फॉर्मेशन कर देते हैं गुल्स का, या फिर इसको कुल्स भी बोला जाता है। या आप देख सकते हैं बिल्कुल एक पॉन्ड की तरह ये लोग बना देते हैं। तो जब यहाँ पे बारिश होती है तो इसमें काफी सारा पानी भर जाता है उन 3 महीनों के अंदर, और आने वाले पूरे साल ये लोग इस पानी का यूज करते हैं आसपास के एरिया के लिए। तो इस तरीके से हिल और माउंटेनियस रीजन्स में आपको देखने को मिलते हैं गुल्स और कुल्स, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही एक ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान के कुछ एरियाज की, तो यहाँ पे जनरली आपको हर घर में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब घर की छत पे जितना भी पानी इकट्ठा होता है उसको एक पाइप के माध्यम से हम लोग एक टैंक का सेटअप करेंगे जमीन के अंदर, और उस पाइप को उस टैंक से कनेक्ट कर देंगे। बारिश के समय में जितना भी पानी गिरेगा हमें ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है ना। छत पे इकट्ठा होने वाला पानी कहीं ना कहीं हमारे टैंक में स्टोर होता जाएगा, जिसको हम लोग आगे के टाइम में यूज कर लेंगे। और इससे कई बार क्या होता है, अगर आप टैंक नहीं भी लगाना चाहते तो आप सिर्फ एक पाइप को जमीन के अंदर तक ले जाके छोड़ दीजिए, तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी बढ़ने लगेगा बारिश के सीजन में। तो राजस्थान के एरियाज में आपको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। और अब हम अगर बात करें कुछ ऐसे राजस्थान में कुछ ऐसे भी रीजन है जो सेमी एरिड है या फिर बहुत ज्यादा एरिड रीजन है, मतलब सूखे एरिया है। ठीक है, तो वहां पे आपको एक और ट्रेडिशनल मेथड देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैंक्स या फिर टंकास भी वहां पे कई जगह इसको लोग बोलते हैं। इसमें ये लोग क्या करते हैं, एक टैंक का फॉर्मेशन कर देते हैं, अंडरग्राउंड ये पूरा टैंक रहता है। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं, जितने भी आसपास के एरिया में मकान होते हैं ना, उन सभी की छत पे से क्या करते हैं, पाइप वगैरह को थोड़ा स्लोप के साथ लेके जाते हैं, और सभी आसपास के एरिया में जितने भी घर है उन सबसे पाइप कनेक्ट करके इस टैंक से जोड़ देते हैं। अब जब बारिश होगी, मान लीजिए किसी एरिया में मान लीजिए 20-30 घर बने हुए हैं, एक सूखा एरिया, गांव का एरिया है, तो क्या होगा, 20-30 घर की छतों में जितना भी पानी गिरेगा वो कहीं ना कहीं उन पाइप से ट्रेवल करते हुए आएगा और इस टैंक के अंदर स्टोर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके के टैंक आपको जनरली रेगिस्तान वाले एरियाज में, जनरली राजस्थान के कुछ एरियाज में देखने को मिलते हैं। इसको टैंक या फिर टंकास जो भी गांव के लोग बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ये दिखता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें भी काफी ज्यादा अमाउंट में पानी को, रेन वाटर के पानी को स्टोर कर लिया जाता है। अब यहाँ पे ये भी बताते हैं कि टंकास काम कैसे करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि टंकास वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउस थ्रू अ पाइप। मतलब घर की जो स्लोप वाली जो रूफ होती है उसको एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं इस टंका, इन टैंक से। और जब रेन होती है, जब पानी गिरता है, तो छत का जो पानी होता है वो ट्रेवल करता है उन्हीं पाइप्स की हेल्प से, और फाइनली अंडरग्राउंड टैंक्स में पानी स्टोर होने लगता है। तो ये हमने देखा अंडरग्राउंड टैंक में किस तरीके से लोग पानी भरते हैं जनरली सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में राजस्थान के।
तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर में हमने ये सब चीजों के बारे में जाना और हम देख सकते हैं कि आज जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे पानी की दिक्कत नहीं, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत आपको दिखती है। और इन लोगों ने बहुत सारे तरीके अपना लिए हैं, ट्रेडिशनल वेज अपना लिए कि किस तरीके से ये लोग पानी की बचत कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से सबसे बड़ी सीख तो यही मिलती है कि अगर आपके एरिया में पानी है तो प्लीज ये मत सोचिए कि हर जगह आपके जितना ही पानी वहां पे अवेलेबल है। काफी लोग पानी के लिए बहुत परेशानी उठाते हैं। तो आप प्लीज पानी को सेव करिए। और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें हमारी क्लास 10th की पूरी सोशल साइंस को कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को एंड इकोनॉमिक्स को। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।